औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। तो बताइए, आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है? जी, आवाज़ और स्क्रीन के दोनों चीज़ें क्लियर है? ठीक है। हम लोगों ने सब्सटेंटिव को स्टार्ट किया था इस वीक के स्टार्ट पे, और अब हम लोग इस वीक के एंड के ऊपर सब्सटेंटिव को कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे एरियाज के ऊपर हम लोगों ने बात की, आज भी कुछ एरियाज के ऊपर बात करते हैं, और जो एरियाज रह जाएंगे वो फिर वीडियो की फॉर्म में आज की क्लास के बाद एक मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। तो जो एरियाज पेंडिंग रह जाएंगे वो हम फिर उस वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि इस वीक के एंड तक हमारा सब्सटेंटिव पूरा हो जाए। जो हमारा एक एम था कि हमने एक पूरा वीक, डेडिकेटेड वीक सब्सटेंटिव को देना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दिया। कुछ एरियाज पेंडिंग है, बात करते हैं वन बाय वन। आप लोगों का एक फेवरेट एरिया, अक्रूवल्स, प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसीज। accruals, provisions, contingencies। पहले बात करते हैं अक्रूवल की। मुझे बताइए, अक्रूवल अकाउंटिंग किसे कहते हैं? क्या है ये अक्रूवल अकाउंटिंग? क्या होती है ये? बचपन में पढ़ा था कि दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है? इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। जब इनकम हो रहे हैं उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर लिया। और कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस के अंदर जब हम पे करते हैं हम उसको उस वक्त रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि अक्रूवल में हमारा रिसीवेबल और पेएबल बुक हो रहा होता है। एम आई राइट? एक्सपेंस के साथ पेएबल आ रहा होता है और इनकम के साथ रिसीवेबल हम लोग लिख रहे होते हैं। क्या इसी को अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग कहते हैं? अगर मुझे इस अक्रूवल नेचर अकाउंटिंग की छानबीन करनी है, मैंने सब्सटेंटिव लगाने हैं, तो अगेन हमें पता है कि इसको सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखनी पड़ेगी इसकी। तो क्या लगता है एग्जिस्टेंस किस तरीके से मेजर की जा सकती है? क्या मैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को हाथ लगा के टच करके चेक कर सकता हूँ, लाइक अ फिक्स एसेट? नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंटेशन ले सकता हूँ, मैनेजमेंट से उनके बनाए हुए अक्रूवल्स की लिस्ट ले सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताइए? और क्या हो सकता है अक्रूवल्स के अंदर? मैंने मैनेजमेंट से लिस्ट मांग ली है जिसके अंदर अक्रूवल्स के बैलेंसेस आ रहे हैं। फर्दर हाउ आई कैन डिटरमिन द एग्जिस्टेंस? और क्या कर सकता हूँ?
वेंडर से कंफर्मेशन की जा सकती है, वेरी गुड। डेटर से कंफर्मेशन की जा सकती है, गुड। और डिफरेंट वाउचर्स देखे जा सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स देखे जा सकते हैं, सैलरी शीट्स देखी जा सकती है। जो बिल्स होते हैं, अब बिल आ गया, मैंने पे नहीं किया मगर मुझे उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बिल एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। तो बिल एक्सपेंस कितने का हुआ, क्या वाकई में ये अक्रूवल की आइटम है, क्या मैंने सही से उसको रिकॉर्ड किया? तो एग्जिस्टेंस मैं वहां से भी चेक कर सकता हूँ, तो मैं रिकंसाइल कर सकता हूँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उनके आगे जो लिखी हुई अमाउंट आ रही है मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। अच्छा, क्या एंटिटी सारे एसेट्स रिकॉर्ड तो कर लेती है, जो जो उसके आपके सामने होता है उसको पता होता है, क्या सारी लाइबिलिटीज हमेशा रिकॉर्ड कर पाती है एंटिटी? क्या एंटिटी सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर पाती है हमेशा? नहीं। एसेट्स तो सारे के सारे वो रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि जो चीज उसने परचेज की हो उसको पता हो, जिसपे उस कंपनी के पैसे लगे हो ना, वो उसको याद रहती है, मगर जिसके पैसे देने होते हैं ना वो कम याद रहते हैं। तो देर आर चांसेस के अक्रूवल्स के अंदर कंप्लीटनेस का इशू आए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का इशू आए। किसका इशू आए? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का। कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो कि रिकॉर्ड ना की हो, अगर रिकॉर्ड नहीं की तो जो अक्रूवल की अकाउंटिंग है वो सही से नहीं हो पा रही होगी। तो मुझे मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझे कि जो अक्रूवल की अकाउंटिंग है उसके अंदर तमाम लाइबिलिटीज को मेक श्योर करें कि वो कंप्लीट है, और कंप्लीटनेस के अंदर जो सबसे बड़ा एक एविडेंस है दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो लेने गेम आसान। तमाम। चले एक बात बताइए, कौन कौन से एक्सपेंसेस का अक्रूवल बनता है? मुझे आपने 6 ऐसे एक्सपेंसेस बताने हैं जिसका हम लोग अक्रूवल बनाते हैं, बताइए। यूटिलिटी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, अच्छा जी, और यूटिलिटी, रेंट, इंटरेस्ट, कैरेज, ठीक है, फ्रेट, कैरेज मान लिया, और सैलरीज, और और सैलरीज, और बताइए। नहीं, डोनेशन इतना वो खास नहीं होता। इंश्योरेंस, इसके साथ में ब्रैकेट डाल के या स्लैश लगा लिख देता हूँ, वारंटी। इतने सवाल आपने किए होंगे जिसके अंदर वारंटी एक्सपेंस आ रहा होगा। यस, लिटिगेशन, एक और अच्छा नाम। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिसका हम लोग अक्रूवल बना रहे होते हैं अपनी अकाउंटिंग करते हुए। तो ये देखना है कि किसी भी एरिया के अंदर जो डाटा मुझे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एरिया वाइज वो डाटा कंप्लीट, ये तमाम एरियाज है, क्या एरिया वाइज वो डाटा मुझे मैनेजमेंट दे रही है वो डाटा कंप्लीट है या नहीं? और अगर कोई लाइबिलिटीज मिसिंग है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेस्ट, या इसको हम लोग ओमिटेड लाइबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, वो लगा सकते हैं। ओमिटेड लाइबिलिटी टेस्ट,
इसके अंदर हम सर्च करते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को, फिर उनसे लिखवा लें, लिस्ट को कंपेयर कर लें, पिछले साल से कंपेयर किया जा सकता है कि पिछले साल में ऐसा कोई अक्रूवल जो इस साल में ना आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा तो उसके क्या रीजन है, और इस साल का कोई ऐसा अक्रूवल जो कि पिछले साल में ना हो तो इस साल में क्यों आया, उसके रीजन, उनकी लिस्ट को रिकंसाइल कर लो। अच्छा, ये अक्रूवल मेरा ही है, ये कैसे पता चलेगा? ये अक्रूवल मेरा ही है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस कैसे आइडेंटिफाई करूं अक्रूवल? ये अक्रूवल मेरा ही है, डॉक्यूमेंटेशन देख लो, और सब्सिक्वेंट जो मैं पेमेंट कर रहा हूँगा उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये इसका था, तो तभी ये उसकी पेमेंट कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन को जब आप लोगों ने एग्जामिन किया, उससे प्लस जो आप सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर रहे हैं वो भी, ये दो चीजें शो करती हैं कि यार आपका ही ये अप्रूवल था। क्या अक्रूवल अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन के लिए? क्या कोई स्टैंडर्ड है मेरे पास जो अक्रूवल अकाउंटिंग की वैल्यूज को डिटरमिन करने में हेल्प करता है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मगर जो जो एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है वो तो मेरे पास है। रेंट एक्सपेंस अलग से आ रहा होगा, सैलरी का खर्चा अलग से आ रहा होगा, इंटरेस्ट अलग से आ रहा होगा, तो क्या सिंपल बेस पे मैं उसको रिकैलकुलेट करके देख सकता हूँ, प्लस माइनस करके देख सकता हूँ एरिया बाय एरिया? तो उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, रिकैलकुलेशन, इस तरह की चीजें करके मैं इसकी एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन निकाल सकता हूँ। So this was all about accruals. अगर आई क्या पूछ लेते, मेरा नहीं ख्याल के बाद उसमें परेशान होंगे या स्टिल परेशान है, क्योंकि आप में से कल बच्चों ने फरमाइश की थी जो क्लास के अंदर के साथ अक्रूवल वगैरह के करवा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है, बट अगर आपको लगता है तो क्या अब ये क्लियर है? जी, क्या सबको क्लियर है? जी बताइए, एनी कंफ्यूजन इन अक्रूवल अकाउंटिंग? देखिए, ओमिटेड लायबिलिटी टेस्ट क्या है? ओमिटेड लायबिलिटी टेस्ट ये है कि आप मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि सर अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि आपसे रिकॉर्ड नहीं हुई, गलती से मिस हो गई है, तो यार मुझे बता दें। अगर वो कहें सब कुछ ऑल ओके है तो आप कह दें कि लिख के दे दें। जी, मिनट्स चेक करके भी आप कंप्लीटनेस को देख सकते हैं। एक्रूवल से कोई सवाल, कोई परेशानी?
किसी भाई को एक्रूवल्स से कोई मसला हो तो बताइए। अच्छा जी, प्रोविजंस, ये प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन का स्टैंडर्ड है कोई? व्हाट इज प्रोविजन? क्या प्रोविजन का कोई स्टैंडर्ड है? IAS 37। अच्छा जी, अगर मुझे प्रोविजंस के सब्सटेंटिव बनाने हैं तो क्या मुझे IAS 37 अच्छे से आना चाहिए? क्योंकि अगर IAS 37 ने कुछ बातें बताई हैं और वही बातें मैं सवालिया अंदाज से लिख लूं, जैसे हमने IAS 16 IAS 2 के साथ किया था, तो मेरे सब्सटेंटिव मैक्सिमम तो वहीं से तैयार होके आ जाते हैं। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन लायबिलिटी की तरह होती है, ऐसी लायबिलिटी जो कि अनसर्टन है, अनसर्टन वक्त में भी और अमाउंट में भी। तो प्रोविजन को सिर्फ कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया अगर आप मुझे कोई बता सके कि प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? कब मैं कोई चीज प्रोविजन मानता हूं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा, ऑब्लिगेशन सेटल होंगी। अच्छा, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तीसरी बात भी शायद कर, शायद ने एक तीसरी बात भी कर रखी है, इसका एस्टिमेट रिलायबल। गुड, लगता है बच्चे अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस ऑडिट को छोड़ देते हैं तो दुख होता है। तो IAS 37 ने क्या बताया था आपको अकाउंटिंग के अंदर? जिन टीचर से आपने अकाउंटिंग पढ़ी, आपने उनसे पढ़ा होगा कि जो प्रोविजन है वो एक लायबिलिटी की तरह है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी अमाउंट भी अनसर्टन है और टाइम भी उसका क्या है, अनसर्टन। और उसको रिकॉर्ड कब करना? जब ये तीन क्राइटेरिया मेरे मीट हो जाए। प्रोविजंस को मेजर करने के लिए क्या मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती? क्या प्रोविजंस को मेजर करने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है? द आंसर इज डिपेंड्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एक्सपर्ट इसके लिए नहीं आता, इसके लिए मैनेजमेंट की अजम्पशंस काम आती है, उनकी जजमेंट्स काम आती है। मगर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन
for gratuity, provision for reinsurance, इंश्योरेंस नहीं कह रहा, री-इंश्योरेंस कह रहा, ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्निकल सी प्रोविजन होती हैं, वहां पे मुझे किसी ऐसे बंदे की हेल्प चाहिए होती है जो कि उसकी वैल्यूएशन करना जानता हो। अब वारंटी के केस में हमें नहीं पता कितने कस्टमर्स वापस आएंगे हमारा सामान लेके, हम नहीं जानते, मगर हम इतना पता कि आएंगे, मगर ये नहीं पता कि वो कितने आएंगे और कब आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं कि यार हम लोगों ने वारंटी रिकॉर्ड करनी है, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, वारंटीज की बताएं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला टूल क्या होता है, किस तरीके से कौन से टूल्स के साथ कौन सी अजम्पशंस के साथ इसको लेके चला जाता है। तो अब अगेन प्रोविजन फॉर लीगल सर्विसेज भी यहाँ पे होता है। हम अपने लॉयर से पूछ रहे हैं ना कि भाई बताइए क्या क्या चांसेस आपको लग रहे हैं जीतने के, हारने के। तो इट इज बेटर टू कंसल्ट एक्सपर्ट, हम उसकी असिस्टेंस लेके ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऑडिटर को उस इंडस्ट्री का, उस बिजनेस का उस तरह से आइडिया नहीं होता। क्या मैं दो प्रोविजंस को आपस में कंपेयर करके इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि लास्ट टाइम प्रोविजन जो है वो कम थी और इस दफा ज्यादा थी, या वाइस वर्सा? जी कर सकता हूँ ऐसे। तो अगर मुझे प्रोविजंस की एग्जिस्टेंस पता करनी हो तो डॉक्यूमेंट्स देख लो, कंप्लीटनेस पता करनी हो तो मैनेजमेंट से लिखवा लो, जो एक्सपर्ट शामिल हुआ है उससे पूछ लो, मैनेजमेंट से पूछ लो। राइट्स ऑब्लिगेशंस देखने हो तो अगर उस प्रोविजन के अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कुछ ना कुछ हो रहा है, हिलजुल हो रही है, तो उसका मतलब है कि ये मेरी है। मिनट्स में लिखा हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हो सकता है। फिर एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन के अंदर सेम जैसा हमने अक्रूवल में पढ़ा था कि इसकी सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी और रिकैलकुलेशन ही चेक की जा सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल के प्रोविजन में कोई मसला है, बस आपको डर है कि आईए स्टडी से हम तो पता नहीं क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा। अगर आपको वो स्टैंडर्ड आता है तो फिर आप चीजों को आसानी से लिख सकते हैं। अब कंटिंजेंसीज के आपने खुद से बनाना है, तो मैंने एक्रूवल और प्रोविजन आपको बता दिया। कंटिंजेंट जो चीजें हैं, जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, वो आपने खुद से देखनी, कर लेंगे। जी कर लेंगे, कंटिंजेंट कॉन्टिजेंसीज निकाल लेंगे, पक्की बात है। क्या ये पक्की बात है? ओके सही। बैंक, हमारा बैंक, बैंक किसी वीडियो में था क्या? बैंक के ऊपर कोई वीडियो आई थी? पक्की बात है, ठीक है। बैंक को देखते हैं। बैंक, बैंक क्या अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? एग्जाम में पता ना पहला सवाल आपने खुद से यही करना है कि ये अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो ये क्या है? अकाउंट बैलेंस है। और अकाउंट बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस शीट की आइटम को। अच्छा जी, मेरा बैंक का बैलेंस एग्जिस्ट करता है, क्या मैं बैंक में जाके कैशियर को बोलूं कि मुझे मेरा कैश दिखाए और वो मेरे लॉकर में जाए और लॉकर में जाके मेरा कैश निकाल के मुझे दे?
तो क्या इस तरीके से कैश को मैं फिजिकली चेक करूंगा? नहीं, मैं बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस चेक कर लूंगा, बैंक कंफर्मेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस चेक कर लूंगा। पता है, मजे की बात आपको बताता हूँ, ये जो बैंक कंफर्मेशन है ना, ये आपको एक साथ बहुत सारी चीजें बता देती है। ये जो बैंक कंफर्मेशन है ना, बैंक कंफर्मेशन क्या है? जस्ट लाइक डेटर कंफर्मेशन। क्या कंपनी एक लेटर भेजती है बैंक को, कंपनी ने खत लिखा है बैंक को, और उस खत में कंपनी ने ये लिखा है कि हमारा जो भी आपके पास बैलेंस है, जोन जोन सा अकाउंट आपके पास मेंटेन हुआ है, और उसमें जितना जितना हमारा बैलेंस है वो हमें बता दें। असल में कंपनी लेटर लिख के भेज तो रही है, मगर कंपनी का सिर्फ लेटर हेड इस्तेमाल होता है। असल पंगा कौन लेता है? ऑडिटर। तो ऑडिटर जस्ट लाइक डेटर कंफर्मेशन, वो खत भेजता है बैंक को, और जिसमें बैंक को ये परमिशन दी जाती है कि ऑडिटर को बताएं कि इस कंपनी के कितने अकाउंट्स मेंटेन है, किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होगा, क्या बैंक के अंदर डायरेक्टर्स का कोई पर्सनल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, क्या उस पर्सनल अकाउंट के अंदर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बैंक के अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। फिर जो स्टेटमेंट वो लोग हमें देते हैं, उसमें कंपनी का नाम भी आ रहा होता है। वो जो कंपनी का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से मैंने इसका राइट एंड ऑब्लिगेशन पकड़ लिया। जो बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से मैंने एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन पकड़ ली। जो डाटा मुझे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डाटा मुझे ये बता रहा है कि मैंने इससे कंप्लीटनेस को वेरीफाई कर लिया। ये पूरा डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट से मैं कितनी सारी चीजें वेरीफाई कर रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट से, एक कंफर्मेशन लेटर से मैं कितनी सारी चीजें वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे बैलेंसेस भी आ रहे होंगे, यहाँ पे बैंक चार्जेस भी आ रहे होंगे, यहाँ पे अगर कोई उन्होंने लोन लिया बैंक से वो भी आ रहा होगा, अगर कोई एसेट एसेट मॉर्टगेज करवाया है वो उसकी डिटेल भी आ रही होगी, बैंक ने कितना लोन किस रेट में हमें दिया वो भी लिखा आ रहा होगा, बैंक के पास कोई चीज बतौर सिक्योरिटी अगर डिपॉजिट है वो भी लिखी आ रही होगी, किस किस के किस नाम पे बैंक अकाउंट है वो भी लिखे आ रहे। तो तमाम लिस्ट, तमाम रिकॉर्ड्स, सारी चीजें, सारी डिटेल हमें वो एक खत बता देता है। तो एक खत के आने से आप देख रहे हैं मेरे राइट ऑब्लिगेशन भी, कंप्लीटनेस भी, एक्यूरेसी वाला एरिया भी, एग्जिस्टेंस वाला एरिया भी, सब कुछ वेरीफाई होगा। ये लेटर ऑडिटर की तरफ से कंपनी के लेटर हेड पे लग के जाता है बैंक को, और बैंक से ये कहा जाता है कि आपने जो रिप्लाई करना है वो सीधा ऑडिटर को करना है। तो अगर आपको 505 वाली बातें याद है, तो 505 वाली जो बातें हैं वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एम आई क्लियर? फिर अगर आपको बहुत ही शौक चढ़ रहा है, तो आप अपना जो टी अकाउंट है, जो आपने अपना लेजर बनाया हुआ है, वो उठाएं, बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर कर लें, उसको रिकंसाइल कर लें। बचपन में याद है आपने बीआरएस बनाई थी? बचपन का बीआरएस याद है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें डिफरेंस कैसे आता था? एक होता था अनप्रेजेंटेड चेक, इसको प्लस करते थे या माइनस करते थे? अनएडजस्टेड। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने सीखी हैं बचपन में, और अब आपने उन चीजों को लिख लिख के बताना है कि भाई ये ऐसे और ये वैसे।
अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, ईयर एंड है कंपनी का 30/6, 30/6 क्या ईयर एंड। कंपनी ने क्या किया, 25/6 को बैंक से लोन ले लिया, लोन ले लिया। जब ये बैंक से लोन लिया होगा, या तो बैंक ने कैश में दिया होगा ये लोन, या बैंक ने उसी कंपनी के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दी होगी, यानी कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी होगी। और ईयर एंड है मेरा 30/6। जब ऑडिटर आएगा और ऑडिट करेगा तो वो पूछेगा कि जनाब ये जो लोन आपने लिया है ईयर एंड से पहले, वो क्यों लिया। ईयर एंड से पहले अगर मैं लोन ले रहा हूँ और उस लोन से मेरा कैश या मेरा बैंक बढ़ गया है, इट मीन्स कि जो मेरा इन्वेस्टर है फ्यूचर का, जो मेरा शेयर होल्डर है, जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको मैंने लालच दे दिया है ये एक्टिविटी करके। एंट्री क्या होगी, लोन की एंट्री क्या होगी, मेरा बैंक डेबिट होगा और लोन पेएबल क्रेडिट होगा, ऐसे ही है। तो ये जो मेरा बैंक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा बैंक बढ़ गया। 2 मिलियन अगर मेरा पहले बैलेंस था और 5 मिलियन का मैंने लोन ले लिया है सिर्फ अपने अकाउंट्स को फोर्स करने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या 2 मिलियन से 7 मिलियन पे मेरा बैंक चला जाएगा? क्या अब जो यूजर है वो 7 मिलियन को देख रहा है या 2 मिलियन को देख रहा है? उसको तो पता है ना 7 मिलियन। बाद में अगर वो अगले साल जाके ये लोन रिटर्न भी कर दे फॉरेन से, तब भी सही है, उन्होंने लोन लिया था वापस कर दिया, टेक्निकली सही है। मगर अगर मैं यूजर एंड के ऊपर खड़ा हुआ देखूं तो मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे गलत अकाउंट्स दिखा के मेरे से इन्वेस्टमेंट करा ली, और मुझे गलत अकाउंट्स दिखा के मेरे से इन्वेस्टमेंट करा ली। तो मुझे बताइए, इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस चीज का सहारा लूंगा? ये चीज रॉन्ग नहीं है, मगर मुझे पता है कि इनके पास पैसा 2 मिलियन है, 7 मिलियन नहीं है। मैं अकाउंट्स में मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस चीज का सहारा लूंगा यूजर को मुतवज्जा करने के लिए कि भाई ये 7 मिलियन का ब्रेकअप इस तरीके से है, कम से कम जाके बैंक का वो नोट लाजमी पढ़ लेना। ये ना हो कि तुम 7 मिलियन समझ के इन्वेस्टमेंट कर लो, असल पैसा 7 मिलियन नहीं है, 2 मिलियन है, ये पैसा उधार का है। तो किस तरह मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज को एंटर करूंगा? बजरिया एम्फसिसोमेट्रिक पैराग्राफ, बजरिया EOMP। बात समझ आ गई जी? ये बात क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट से हट के कोई ऐसा बैलेंस शीट का एरिया जो कि आप चाहते हो कि डिस्कस हो और अभी तक वो ना हुआ हो, तो बताइए, उसको डिस्कस कर लेते हैं सब्सटेंटिव के अंदर। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जो एरियाज हैं 3-4, वो मैं आपको वीडियो फॉर्म में दूंगा आज। बैलेंस शीट से कोई चीज अगर आपने डिस्कस करनी है तो बताइए। इनकम स्टेटमेंट साइड के आपने आज तक सवाल नहीं किया तो वो एक वीडियो ही काफी होगी उस चीज को समझने के लिए। मैं एक बात और भी आपको बताता चलूं, आपके पास क्या ऑडिटिंग मेड इजी का 9th एडिशन मौजूद है इस वक्त? फिजिकल फॉर्म में है? फिजिकल फॉर्म में है इस वक्त 9th एडिशन नया वाला? मेजॉरिटी नो पे जा रही है। क्या सॉफ्ट फॉर्म में है ना सबके पास? चले 8th या 9th वो छोड़े, सॉफ्ट फॉर्म में है सबके पास? सॉफ्ट में है ना? आपने क्या करना है, चैप्टर 4 में जाना है, चैप्टर 4 में जाना है और
ISA 230 से बिल्कुल पहले जो पेज है ना, वो एक दफा देख लेना। चैप्टर 4 में जहां पे आइजा 230 शुरू हो रहा है, उससे बिल्कुल जो पहला पेज है वो देख लेना है। वो उन बच्चों के लिए है जिनको अभी भी सब्सटेंटिव बनाने में मसला है। तो वहां पे कुछ टोटका प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं हर एरिया के, आप उसको याद भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत बुरे फंस जाएं किसी भी जगह पे, ना समझ आ रही हो, तो वहां पे कुछ टोटका बातें लिखी हुई हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। 230 से बिल्कुल पहले वाला पेज चैप्टर 4 में। 9th एडिशन में ये पेज है, चेक कर लेता हूँ। 9th एडिशन में पेज 62 है, 8th एडिशन में शायद 60 होगा। तो 9th एडिशन में पेज 62 है और 8th में शायद 60 है। ठीक है, जस्ट बिफोर आइजा 230। ठीक, ये बात क्लियर है जी? वो ट्यूटर नोट डाला हुआ। तो अगर एक बच्चा फिर भी ये कह रहा है कि सर वो समझ नहीं आ रही, तो वो एक पेज है, उसमें एरिया बाय एरिया नहीं है, उसमें अजर्शन बाय अजर्शन बातें लिखी हुई। जी शेयर कैपिटल डिस्कस हो चुका है, आपके शायद उस टाइम पे पेपर चल रहे थे, मैं साहब ने बताया भी था। तो वो जो एक पेज है उसमें अजर्शन बाय अजर्शन चीज लिखी हुई है, यानी कि ये लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस के अंदर कौन से टिपिकल प्रोसीजर्स आप लोग लगा सकते हैं, कंप्लीटनेस में कौन सी बातें लिख सकते हैं। तो अगर आप वो एक पेज भी तैयार कर लें और एरिया जो मर्जी आ जाए, तो आप वो वाली बातें वहां पे फिट कर सकते हैं। इसको हम टोटका कहते हैं, टोटका। कट ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, ये आपको इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो में पता चलेगी, वो मैंने होल्ड किया था। जैसे इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो आप देखोगे ना, तो वो वहां पे इस्तेमाल होती है और वो वहीं से आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जी जी, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है। मैं कोई शायद बहुत दफा ग्रुप में वो शेयर भी कर चुका हूँ लिंक, तो आप उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई चीज, कोई मुश्किल डिस्कस करें भी, हमारे पास 10 मिनट का टाइम तो है। हाँ जी, किसी और बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, तो हमने कौन सा कहा कि हमसे एक ही बैंक में जाएंगे। हम उनके हर बैंक को अप्रोच करेंगे, हर बैंक में लेटर भेजेंगे और हर बैंक से कंफर्मेशन लेंगे। तो ये हर बैंक में होगा। जी, कोई सवाल, कोई मसला, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी। जी, कल के मैसेजेस को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत सारे पेंडिंग है, तो वो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मंडे को वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 5 या चैप्टर 7, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा मूड क्या होता है।
तो अगर तो अच्छा मूड हुआ तो चैप्टर 5, और अगर खराब मूड हुआ तो चैप्टर 7। टेस्ट का सिलेबस तो सबके पास है ना यार। सिलेबस कब तक डन हो जाएगा? सिलेबस अगले वीक में 5 और 7 हो जाएगा हमारा। अगले वीक में हमारा 5 और 7 हो जाएगा, और उससे अगले वीक में 3 हो जाएगा। तो 2 वीक्स। चैप्टर 6 की वीडियोस मैं आपको दूंगा। चैप्टर 6 में आपको फिजिक्स ये लाइव नहीं करवाऊंगा, वो उसके आपको वीडियोस दूंगा, और 3, 5 और 7 में लाइव करवाऊंगा। तो ये 2 वीक्स का टारगेट रह गया हमारा, आसानी से। अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मेरी तरफ से आजाद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन 10 डेज की, और फिर टेस्टिंग साथ साथ चलती रहेगी। ओके, ठीक है बिलाल। ठीक है जी बिलाल भाई, एग्रीड। और कोई सवाल, कोई परेशानी, एनीथिंग? जी, रिवीजन के साथ टेस्ट होंगे, मैंने प्लान किया हुए होंगे, मगर वो टेस्ट चेक नहीं होंगे। सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंच जाएगा, मगर उसकी चेकिंग पॉसिबल नहीं होती है। रिवीजन टेस्ट को मैं फॉल्स कमेंट नहीं करूंगा, एक्सप्रेस के जो टेस्ट हैं वो तो चेक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लेंगे जब मैं आपके साथ रिवीजन का प्लान शेयर करूंगा, तो हम उसको देख लेंगे। सैम्पलिंग का टेस्ट किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी टेस्ट में कोई ना कोई सवाल सैम्पलिंग का आ सकता है। ना भी आया तो मॉक में जरूर आ जाएगा, मॉक में भी ना आया तो आई कैप में जरूर आ जाएगा। इस दफा आई कैप में ना आया तो नेक्स्ट दफा जरूर आ जाएगा। तो सैम्पलिंग भी सैम्पलिंग की तरह ही होगी, सैंपल बेसिस पे सैम्पलिंग के टेस्ट का सैंपल से हम लोग सवाल सैंपल पे सिलेक्ट करेंगे। जी ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में हम लोग 4 दिन चैप्टर 5 को देंगे, 2 दिन चैप्टर 7 को देंगे, और चैप्टर 7 की एक प्यारी सी वीडियो भी आपके साथ मिलेगी, जिसमें एक्सेल के ऊपर मैंने रेशियो एनालिसिस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आपको मजा आएगा और पता चलेगा कि असल में ये होती क्या है। वो ऐसा क्लास में करवाना थोड़ा सा टफ है इस लिमिटेड टाइम के अंदर, तो वो मैंने एक दफा बैठ के तसल्ली से उसको रिकॉर्ड किया था, तो वो आपके बहुत काम आएगी वीडियो। ठीक है जी, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीक, और करते हैं हम लोग मजीद बातें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।